जय श्री राम साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में काफ़ी आईपीओ अभी ओपन चल रहे हैं और कुछ आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो साथियों, ये कन्फ्यूजन सभी के साथ ज़रूर बनी होगी कि किस आईपीओ में अप्लाई करें, किस में ना करें, अलॉटमेंट के चांस किस में ज़्यादा हैं, पैसा हमारा कहाँ बन सकता है, फाइनली हमें तो प्रॉफिट से ही मतलब है। तो साथियों, हम यह जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर हमें अलॉटमेंट में मिले और कुछ प्रॉफिट भी हम ज़रूर बुक कर पाएँ। जैसे कि अभी एक आईपीओ आज ओपन हुआ है धूत ट्रांसमिशन का, और एक पहले से ही अभी ओपन चल रहा है लीप इंडिया के नाम से जो आईपीओ है। तो हम इन आईपीओ में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम दूध के बारे में खुद जान लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स के बारे में खुद जान लेते हैं, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथियों, आज दूध ट्रांसमिशन का आईपीओ ओपन हुआ है मार्केट में, जिसका कि प्राइस बैंड अपर बैंड हम कहें तो 871 रुपये का है। हमने पहले भी बात की कि इसका प्राइस बैंड जो है 871 रुपये का है, लोड साइज जो है 17 रुपये का है, और जो टोटल इशू सामने आया है वह 3,6600 करोड़ रुपए के आसपास का बन रहा है, और जीएमपी भी 260 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 22 अगस्त को ओपन हुआ है और इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 12 अगस्त की, और अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगी 13 अगस्त को, और मार्केट में यह आईपीओ लिस्ट होने का जो दिन है वो 17 अगस्त का रहेगा। तो साथियों, अगर कंपनी की बात करें तो यह कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो साथियों, दूध ट्रांसमिशन का असली बिजनेस है ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट और वायरिंग हार्नेस बनाती है। यह कंपनियां 2 किलोवाट और 3 किलोवाट सेगमेंट में मजबूत प्रेजेंस रखती है यह कंपनी, और ईवी फोक्स्ड है, पावर ट्रेन न्यूट्रल प्रोडक्ट इतना बड़ा पॉजिटिव है। और 31 अगस्त 2026 को लगभग इसमें 2735 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो कंपनी ठीक ठाक अपना वैल्यू रखती है। और सीधी भाषा में हम अगर बात करें तो गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वायरिंग और रिलेटिव सिस्टम में यह कंपनी जो है ना काम करती है। तो यह कंपनी अपना जो आईपीओ लेके आई है उसका टोटल इशू है 3,066 करोड़ रुपए का। तो इसमें से प्रेस इशू 1400 करोड़ रुपए का है और ओएफएस 1666 करोड़ रुपए का है। यानी कि ओएफएस का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर हैं वो अपना स्टेक कुछ सेल कर रहे हैं, और 1400 करोड़ रुपए जो है ना कंपनी के हाथ में आने वाले हैं, जो जिसके वो मल्टीपल यूज कर सकती है। साथियों, इस कंपनी में अगर हम एप्लीकेशन रिजर्व की बात करें तो आप मान सकते हो कि रिटेलर के लिए 7,23,516 एप्लीकेशन रिजर्व की गई हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई के लिए 1383 एप्लीकेशन रिजर्व की गई हैं। बिग एचएनआई के लिए 14,766 एप्लीकेशन रिजर्व की गई हैं। अगर रिटेल कोटे की हम बात करें तो वह 17 क्वांटिटी में अप्लाई कर सकता है, जिसकी टोटल वैल्यू रहने वाली है 14,807 रुपये। तो साथियों, अगर कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि अगर एसेट की बात करें तो 2024 में कंपनी के पास 1711 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़कर 2026 में 4114 करोड़ के हो गए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर टोटल की इनकम करें की बात करें तो लगभग 2024 में लगभग 2800 करोड़ के आसपास टोटल इनकम थी, जो कि अभी बढ़कर 4563 करोड़ के आसपास हो गई है। इसी प्रकार से अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में 300 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट था, अभी बढ़कर जो है 2026 में यह प्रॉफिट 400 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है, जो कि ठीक ठाक है। अगर एबिटा की भी बात करें तो 2024 में कंपनी का एबिटा 512 करोड़ रुपए के आसपास था, और अभी जो बढ़कर है ना 710 रुपए के आसपास हो गया है। और साथियों, अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2024 में कंपनी का नेटवर्थ 741 करोड़ रुपए के आसपास था, जो अभी बढ़कर 2397 यानी कि लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें तो 2024 में जो है ना कंपनी के ऊपर 550 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी के ऊपर था, वो बढ़कर 841 करोड़ रुपए हो गया। थोड़ा सा नेगेटिव बनता है, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए फंड की तो जरूरत होती है, तो इतना नेगेटिव नहीं है ये, इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हम कंपनी के पी के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि दूध ट्रांसमिशन कंपनी 41 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, और वहीं मिंडा कोर्ट का अगर पी हम देखते हैं तो वो 46 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। उसी प्रकार से उन मिंडा का अगर पी हम देखते हैं तो 56 पर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सोना बीएलएमडब्ल्यू का अगर हम पी देखते हैं तो 74 पर ट्रेड कर रहा है। तो इससे हम इस पी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये कंपनी आईपीओ लेके आई है वह सस्ता है या महंगा है। तो मेरे ख्याल से यह पी हमें जो देखने को मिल रहा है वो सभी अपनी पीएस कंपनी से दूध ट्रांसमिशन का पी जो है ना कम दिखाई दे रहा है, जो कि इसके लिए ठीक ठाक हो सकता है, और हम ये मान सकते हैं कंपनी अपना जो आईपीओ लेके आई है वो ठीक वैल्यूएशन पर लेके आई है।
तो साथियों, अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव के बारे में बात करें तो सबसे नंबर 1 पर आता है बड़े ऑटोमोटिव OEMs के साथ लंबे संबंध। ईवी अडॉप्शन से फ्यूचर ग्रोथ का फायदा मिल सकता है। कई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्शन डिपेंडेंसी कम है। बिजनेस स्टोरी के अगर हम बात करें तो ऑटो प्लस ईवी प्लस OEM से यह अपना रेवेन्यू जो है ना जनरेट कर पा रही है। और वहीं हम अगर इसके रिस्क के बारे में बात करें तो व्हीकल डिमांड या प्राइसिंग प्रेशर असर डाल सकता है। टॉप 10 कस्टमर पर यह कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंसी रखती है, क्योंकि टॉप 10 कस्टमर इसका 80% जो है ना रेवेन्यू का सोर्स है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है। तो साथियों, हमें ये सभी फैक्टर देख लेने चाहिए। और साथियों, अगर हम इस कंपनी के GMP की बात करें तो काफ़ी अच्छा हमें GMP इस कंपनी में दिखाई दे रहा है, जो कि 260 रुपये के लगभग है। लेकिन GMP को हम ऑफिशियली नहीं मान सकते, यह केवल सांकेतिक है और यहीं पर लिस्टिंग हो यह ज़रूरी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का आधार हमें केवल GMP नहीं रखना चाहिए, और भी फैक्टर हमें ज़रूर देखने चाहिए। तो साथियों, अभी तक हमने कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जाना, कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में जाना, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में जाना। तो अब हम पहुंचते हैं कि फाइनल डिसीजन हमारा क्या रहना चाहिए। क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मुझे इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी दिखे, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी दिखे। तो साथियों, मेरी राय तो यही होगी कि इस IPO में हम फाइनली अप्लाई कर सकते हैं एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। बाकी आप अपना डिसीजन खुद एनालाइज करके ही बनाएं। अभी वह कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि हम लीप IPO में अप्लाई करें या धूत में अप्लाई करें। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लीप का IPO का जो साइज है वो 2480 करोड़ का है, और दूध का जो IPO का साइज है वो 3066 करोड़ का है। हालांकि दूध के IPO का साइज है वो अधिक है, और GMP की भी अगर हम बात करें तो दूध का GMP ज़्यादा चल रहा है। तो काफ़ी लोगों के माइंड में यही होगा कि हमें दूध में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन साथियों, यह डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट थ्योरी पर। क्या आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो? अब मैं जो बात करूंगा वो केवल लिस्टिंग गेन के लिए रहने वाली है। तो साथियों, मेरा पर्सनली तौर पर यह मानना है कि अगर हमें कंफर्मेशन अलॉटमेंट चाहिए, कंफर्म अलॉटमेंट अगर हमें चाहिए, तो हमें लीप में अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर हमारे चांस अलॉटमेंट के ज़्यादा रहेंगे। हालांकि हमें परसेंटेज वाइज कम मिलेगा, लेकिन अलॉटमेंट हमें ज़रूर मिल पाएगी। हाँ, अगर आपके पास फंड अगर दोनों IPO का है तो आप दोनों में जा सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर यह मानता हूँ कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, इनमें से अगर आपको चॉइस ही बनानी है कि भाई किस IPO में अप्लाई करूँ, तो मैं पर्सनली तौर पर आपसे यही कहूँगा कि आप लीप IPO में अप्लाई करें। वहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा हैं। बाकी आप अपनी समझ से कर सकते हैं। और अंत में साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। आप बताएं कि किस IPO में आप अप्लाई कर रहे हैं और किस में नहीं कर रहे हैं, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। जय श्री राम।